आज हम इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं पढ़ने वाले हैं। वित्तीय संस्थाएं वित्त से अभिप्राय कार्य को चलाने के लिए आवश्यक पूंजी से है। उत्पादन में पूंजी की आवश्यकता दिन के खर्चों को पूरा करने के लिए पूंजीगत उत्पादन, वस्तुएं खरीदने के लिए, मजदूरों को वेतन देने के लिए एवं कच्चा माल खरीदने के लिए होती है। वित्त की इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्था वित्तीय संस्था कहलाती है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ऐसी वित्तीय संस्था जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का प्रबंध करती है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था कहलाती है। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार ऐसा मौद्रिक बाजार जहां उद्योग से एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त की व्यवस्था की जाती है। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। संगठित क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक आते हैं। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर आते हैं। उन्हें देश के विभिन्न भागों में साहूकार, महाजन, सेठ, सर्फ इत्यादि कई नामों से पुकारा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह देश का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। यह देश की संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है। व्यावसायिक बैंकों की कुल मुख्य कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यवसाय को उत्पादक कार्य के लिए ऋण प्रदान करता है। हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग व्यवस्था नियंत्रण करता है। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना एवं उद्योगों एवं व्यवसाय को उत्पादन कार्य के लिए ऋण प्रदान करता है। हमारी अर्थव्यवस्था में बैंक के महत्व को देखते हुए सरकार ने 1969 ईस्वी में देश के प्रमुख व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकरण किया, जिसका अर्थ यह है कि बैंक अब सरकार के नियंत्रण में काम करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। निजी क्षेत्र के बैंक कुछ ऐसे भी वाणिज्य बैंक हैं जो निजी क्षेत्र में हैं। ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व जुड़ा होता है वे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऐसे बैंक जिनका 50% से अधिक हिस्सा शेयर या सरकार रखती है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 27 बैंक हैं। इनमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इससे समवर्थ प्राप्त बैंक और 2 बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय महिला बैंक है। विदेशी बैंक एक प्रकार का विदेशी बैंक जो अपना एवं मेजबान देशों के नियमन का पालन करता है। असंगठित क्षेत्र भारत में ग्रामीण शाखा का एक बड़ा भाग अभी भी देशी बैंकरों से लिया जाता है। व्यावसायिक बैंक तथा सहकारी संस्था ग्रामीण परिवारों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को लगभग आधा भाग ही पूरा कर पाती है। इसकी शेष आवश्यकताएं साहूकार, महाजन, सेठ, सरफरा से पूरी होती है। एक ग्रामीण परिवारों को ब्याज की ऊंची दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं तथा कई प्रकार से उनका शोषण करते हैं। भारतीय पूंजी बैंक भारतीय पूंजी बाजार से उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक वित्त की व्यवस्था की जाती है। भारतीय पूंजी बाजार मूलतः 3 वित्तीय संस्थाओं पर आधारित है। प्रतिभूति बाजार को प्राथमिक बाजार भी कहते हैं। इसका संबंध कंपनियों के नए हिस्सों को जारी करता है। औद्योगिक बाजार
औद्योगिक बाजार को द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है तथा इसे स्टॉक एक्सचेंज अथवा शेयर बाजार भी कहते हैं। इस बाजार में संयुक्त पूंजी कंपनियों के वर्तमान हिस्सों और ऋण पत्रों का कार्य विक्रय होता है। विकास वित्त संस्था कृषि उद्योग के दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भारत सरकार की सहायता से देश में कई विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का भी स्थापना हुई है। कृषि साख की दृष्टि से इनमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सबसे प्रमुख है। उद्योग एवं व्यापार को दीर्घकालीन शाखा प्रदान करने वाली संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि महत्वपूर्ण है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। मुंबई देश की वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है तथा यहाँ का पूंजी बाजार एक अत्यंत सुसंगठित बाजार है। यही कारण है कि यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से व्याख्या है। मुंबई का शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट में स्थित है जिसके माध्यम से पूंजी बाजार का संचालन होता है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं बिहार में कार्यकर्ता वित्तीय संस्थाओं को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, इनमें महाजन, भूस्वामी, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि शामिल हैं जो शाखा के परंपरागत स्रोत हैं। इनमें से ऋण प्राप्त करना सबसे सरल है। ग्रामीण लोग उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए ऋण लेते हैं और इसके लिए ब्याज की ऊंची दर का भुगतान करना पड़ता है। इन संस्थाओं पर सरकार कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, सहकारी बैंक बिहार राज्य में सहकारी बैंक द्वारा सहकारी शाखा व्यवस्था 3 स्तरीय है। प्राथमिक कृषि सरकारी शाखा समिति, इसमें किसी गांव के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं जो कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण 1 वर्ष उपलब्ध कराते हैं। विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। केंद्रीय सहकारी बैंक, यह जिला स्तर का बैंक है जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को समर्थन देती है। राज्य सहकारी बैंक, यह राज्य स्तर का बैंक है जो केंद्रीय सहकारी बैंक से ऊपर होते हैं। आरबीआई सर्वप्रथम पैसा राज्य सरकारी बैंकों को देता है। राज्य सहकारी बैंक पैसा केंद्रीय सहकारी बैंक को और केंद्रीय सहकारी बैंक पैसा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को देता है। पेशेस किसानों को ऋण देती है। भूमि विकास बैंक, इस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 ईस्वी में की गई है। यह बैंक किसान की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को पूरा करता है। यह बैंक किसान के भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए ऋण देता है। ऋण उचित ब्याज पर 15 से 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसमें 2 स्तर के बैंक होते हैं। पहला, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। दूसरा, राज्य स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक है। व्यावसायिक बैंक, 1969 ईस्वी में बैंकों को राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि के क्षेत्रों में ऋण की मात्रा बढ़ी है। यह बैंक विभिन्न अवधियों के लिए ऋण देती है। अधिकतर ऋण अल्पकालीन होते हैं। इसके अतिरिक्त पंप सेट, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, पशु हल खरीदने, कुएं के निर्माण, भूमि सुधार आदि के लिए मध्यकालीन ऋण भी देते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इस बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई है। इसका उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसान, कारीगरों एवं छोटे उद्यमकर्ताओं को ऋण तथा जमा सुविधाएं दिलवाना है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। भारत के 23 राज्यों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
इस बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई है। यह बैंक राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और RBI से मान्यता प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है। यह कृषि कार्य के अतिरिक्त इससे संबंधित अन्य कार्यों के लिए भी ऋण देता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास में अनुसंधान को भी बढ़ाता है। व्यावसायिक बैंकों के कार्य। किसी भी देश के आर्थिक विकास में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जमा स्वीकार करना। समाज के अधिकांश व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं। इस धन को सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों के पास जमा कर देते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज मिलता है। व्यावसायिक बैंक प्राय 4 प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं। अस्थायी जमा। इस खाता में बैंक एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा करते हैं। सामान्यतः एक निश्चित अवधि के पूर्व इस खाते से रकम वापस नहीं ली जा सकती है, इसीलिए इसे सावधि जमा भी कहते हैं। ऐसे जमा पर ब्याज की दर ऊंची रहती है। चालू जमा। इस प्रकार के खाते में धन जमा करने या निकालने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। इसमें जमाकर्ता इच्छा अनुसार कभी भी रुपये जमा कर सकता है या निकाल सकता है, अतः चालू जमा को मांग जमा भी कहते हैं। संचयी जमा। इस प्रकार की जमा मुख्यतः मध्यम वर्ग की सुविधा के लिए होती है। इस खाते में रुपये जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, लेकिन रुपये निकालने पर कुछ प्रतिबंध होता है। इस जमा पर ब्याज की दर अस्थायी जमा से कम होती है। आवर्ती जमा। इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए प्रति माह एक निश्चित रकम जमा की जाती है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद यह रकम जमाकर्ता को ब्याज के साथ अदा कर दी जाती है। दूसरा, ऋण प्रदान करना। ऋण या कर्ज देना व्यावसायिक बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक निम्नलिखित तरीकों द्वारा ऋण प्रदान करते हैं। पहला, अविचलित एवं अल्पकालिक ऋण। इस प्रकार का ऋण अति अल्पकाल यानी 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए दिया जाता है। दूसरा, अधिविकर्ष। इसके अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा देते हैं। जमा राशि से अधिक रकम निकालने पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है। तीसरा, नगद शाखा। जब व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को माल आदि की जमानत पर ऋण देता है तो उसे नगद शाखा कहते हैं। चौथा, ऋण एवं अग्रिम। जब बैंक अपने ग्राहकों को उचित जमानत के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देते हैं तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण आभूषण अस्थायी जमा की रसीदों की जमानत पर लिया जा सकते हैं। विनिमय बिलों का भुगतान। व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी व्यापारियों को ऋण देते हैं। एजेंसी संबंधी कार्य। व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट का कार्य करता है, जो निम्नलिखित है। पहला, ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, किराया इत्यादि का भुगतान प्राप्त करते हैं। वे उनके चेक तथा अन्य बिलों को एकत्र कर उनके खाते में जमा कर देते हैं। इस कार्य के लिए वे ग्राहकों से कमीशन लेते हैं। दूसरा, ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। बैंक ग्राहकों की ओर से बीमे की किस्त, कर, ऋण तथा ब्याज इत्यादि का भुगतान भी करते हैं। तीसरा, प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय। व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार प्रतिभूतियों, अंशपत्रों आदि का क्रय विक्रय करते हैं। प्रतिनिधि का कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि होते हैं। वे उनकी संपत्ति की देखभाल, प्रबंधन आदि का कार्य भी करते हैं। सामान्यतः उपयोगिता संबंधी कार्य।
इसके अतिरिक्त व्यावसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्य को भी संपन्न करते हैं जिन्हें सामान्यतः उपयोगी संबंधी कार्य कहा जाता है। ये निम्नलिखित है। पहला, मुद्रा का हस्तांतरण। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए ड्राफ्ट आदि के द्वारा मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं। दूसरा, शाखा पत्र तथा यात्री चेक जारी करना। व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के लिए शाखा प्रमाण पत्र एवं यात्री चेक जारी करते हैं। शाखा प्रमाण पत्र विदेशी व्यापार से सहायक होते हैं तथा इसके आधार पर व्यापारिक को अपरिचित व्यक्तियों से भी उधार मिल जाता है। यात्री चेक द्वारा यात्रियों को नगद मुद्रा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। बैंक अपने ग्राहकों के मूल्यवान वस्तुओं, आभूषण, दस्तावेज इत्यादि को अपने यहाँ लॉकर में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं। चौथा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा। आधुनिक समय में शहरों में व्यावसायिक बैंक एटीएम और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सहकारिता। सहकारिता का अर्थ एक साथ मिलजुल कर कार्य करना है। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्व मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। मूलभूत तत्व। इसके मुख्य 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला, लोग अपने इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं। दूसरा, इसके सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सबको एक जैसे अधिकार एवं अवसर प्राप्त होते हैं। तीसरा, यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्तियों और समूह के सुख समृद्धि को बढ़ाना है। भारत में सहकारिता का विकास। भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में सहकारी शाखा समिति अधिनियम पारित होने के साथ हुआ है। इसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी शाखा समिति की स्थापना कर सकता है। इस अधिनियम का मुख्य दोष यह है कि इसमें गैर शाखा समितियों के स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था। 1912 ईस्वी में दूसरा अधिनियम पारित कर देश के गैर शाखा समितियों के गठन की अनुमति प्रदान की गई। सहकारिता की प्रगति के मूल्यांकन तथा इस संबंध से आवश्यक सुझाव देने हेतु सरकार ने 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति की नियुक्ति की। 1919 ईस्वी में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया। इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया है। 1929 से 1930 की मंदी की सहकारिता के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1937 ईस्वी में आरबीआई के अधीन खोले गए कृषि शाखा विभाग का कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करता है। राज्य के विकास में भूमिका। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसका एक बड़ा भाग निर्धनता गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करता है। बिहार के कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारिता बैंक ऋण मुहैया कराती है। विगत वर्षों में बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ दुग्ध उद्योग में बहुत सफल हुआ है। यह सहकारी संघ सुधा ब्रांड नाम से दूध और दुग्ध उत्पादों का विक्रय करता है। स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक समूह है। ये सदस्य नियमित रूप से बचत कराते हैं। बचत से ही इनकी पूंजी का निर्माण होता है। सदस्य अपनी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे मोटे कार्य एवं इस स्वयं सहायता समूह से ही ले सकते हैं। यदि समूह नियमित रूप से
नियमित रूप से बचत कराता है तो 1-2 वर्ष बाद वह किसी बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। बैंक समूह के नाम पर ऋण देता है तथा इसका उद्देश्य स्वरोजगार में वृद्धि कराना होता है। समूह द्वारा अपने सदस्यों की बंधक जमीन को छुड़वाने, बीज आदि आवश्यकताओं को पूरा करने, गृह निर्माण, सिलाई मशीन, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण की रकम, ब्याज की दर, ऋण की अवधि इत्यादि बातों का निर्णय समूह के द्वारा ही लिया जाता है। इन ऋणों को लौटाने का दायित्व भी समूह का होता है। सूक्ष्म वित्त योजना, इस योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिलों में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें छोटे पैमाने पर शाखा अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। मिलेंगे अगले चैप्टर।